हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खांडल स्वागत करती हूँ आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम दलहनी फसलों के बारे में पढ़ रहे थे। खाद्यान्न फसलें हमने जो है कंप्लीट कर ली थी। हम लेसन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। लेसन नंबर 6 में जो है हमने खाद्यान्न फसलें अब तक पढ़ ली थी और हमारी पिछली क्लास से जो है दलहनी फसल चालू हो गई थी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उड़द के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मूंग के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूंग की। मूंग को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ग्रीन ग्राम बोलते हैं। और जो कल हमने उड़द के बारे में पढ़ा था, जो पिछली जो क्लास के अंदर जो हमने उड़द के बारे में पढ़ा था, उड़द के अंदर जो है उसका जो नाम होता है, इंग्लिश नेम, वो क्या होता है? ब्लैक ग्राम। ठीक है, और जो मूंग है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्राम। आपको सबको पता होगा, सबने मूंग देखा होगा। मूंग कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसको ग्रीन ग्राम बोला जाता है। और जो उड़द होता है वो दिखने में कैसा होता है? ब्लैक होता है, इसलिए उसको ब्लैक ग्राम बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनके इंग्लिश नेम की। ठीक है, मूंग को क्या बोला जाता है? ग्रीन ग्राम। अब देखिए वानस्पतिक नाम देखिए स्टूडेंट, इसका नाम होता है विग्ना रेडिएटा। क्या होता है स्टूडेंट? विग्ना रेडिएटा। और पिछली जो क्लास में हमने देखा था, उड़द का जो है वानस्पतिक नाम क्या था? विग्ना मूंगो। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये बोला था कि आप कंफ्यूज ना होए। कभी अगर पूछ लिया जाए कि विग्ना मूंगो किसका बॉटनिकल नेम है या वानस्पतिक नाम है, तो ऑप्शंस में जो है मूंग, उड़द, इस तरीके से 2 और फसलें दे दी जाएगी। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो हम कंफ्यूज होते हैं वो किस में होते हैं? मूंग में और उड़द में। क्योंकि मूंगो आ गया पीछे, विग्ना मूंगो, तो हम क्या करते हैं? वो मूंग देख के टिक मार के आ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? हम कंफ्यूजन वाली चीज़ है, तो वो ना करके, और उसका जो है उड़द का वानस्पतिक नाम होगा विग्ना मूंगो। ठीक है, तो ये कभी आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने जो है आपको ये बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं मूंग के बारे में। मूंग का वानस्पतिक नेम क्या है स्टूडेंट्स? विग्ना रेडिएटा। ठीक है, अब देखते हैं इसका कुल क्या होगा? लेग्यूमिनेसी। मैंने पहले भी बताया था, मोस्ट ऑफ दी जो दालें हैं हमारी सारी किसमें आती है? लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर आती है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इसका भी भारत ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या क्या है इसके, वो देखते हैं। मूंग का उपयोग दाल के अलावा नमकीन, मिष्ठान, पापड़ आदि बनाने में किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मूंग जो है हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें भी क्या होता है? बहुत काम में आता है। जैसे नमकीन में मिला दिया, या किसी प्रकार की कोई मिठाई वगैरह जो है बनती है, जैसे मूंग का हलवा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर जो है मूंग जो है काम में आता है। लड्डू भी बनते हैं मूंग के। ठीक है, उड़द के भी बनते हैं वैसे तो, लेकिन मूंग के भी बनते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बोला इन्होंने? नमकीन, मिष्ठान, पापड़ आदि में मूंग के पापड़ बना दिए। मतलब काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ों में जो है मूंग जो है इस्तेमाल होता है। ना सिर्फ दाल बनाने के अंदर होता है, जो अन्य जो उससे रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं उनमें भी ये काम में आता है। ठीक है, तो ये तो इसका महत्व या इम्पोर्टेंस हो गई। उसके अलावा मूंग में क्या होता है? 23% जो है प्रोटीन पाया जाता है। मैंने पहले भी बताया आपको, जो कि दालें होती है वो सारी क्या होती है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती है। ठीक है, तो जो आपका मूंग है उसमें कितना % प्रोटीन होता है स्टूडेंट? उसमें होता है 23% जो है प्रोटीन पाया जाता है। अब देखते हैं, मूंग की दाल बहुत हल्की होती है, वह शीघ्र पकने वाली होती है। क्या होता है स्टूडेंट? दाल बहुत हल्की होती है। हल्की ऐसा नहीं वजन में हल्की, वजन में तो ठीक है, लेकिन पचने में या जो बीमार व्यक्ति है उनको भी ये जो है दे दी जाती है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब इसका जो वो होता है हल्का होता है ना, बोला जाता है लाइट वेट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये और पक भी जल्दी जाती है, मतलब बन भी जाती है, और खाने वाले को भी ये क्या नुकसान नहीं पहुंचाती है। नुकसान तो खैर कोई भी चीज़ नहीं पहुंचाती, लेकिन ये जो मरीज लोग हैं जो पचा नहीं सकते उनके लिए भी ये बेस्ट बोला जाता है। ठीक है, मूंग की खेती जो है जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा आदि जिलों में अधिकता से की जाती है। यानी कि राजस्थान के इन जिलों के अंदर हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? मूंग की खेती आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जलवायु देखते हैं। जलवायु कितनी होती है स्टूडेंट्स? जलवायु तापमान में क्या होता है? देखिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका 25 से 35 आपका जो है सेंटीग्रेड क्या होता है? तापमान में अच्छे से ग्रो कर जाती है। और वार्षिक वर्षा कितनी होती है स्टूडेंट? 20 से 40 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा वाले स्थान पर ये आसानी से जो है ग्रो कराई जा सकती है। ठीक है, ये बात हो गई जलवायु के बारे में। देखिए मृदा, इस फसल के लिए दोमट एवं चिकनी दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, वही सभी दालें लगभग सेम उसके कंडीशन के अंदर ग्रो करी जाती है।
तो इसमें देखिए दोमट और चिकनी दोमट जो मिट्टी है वो क्या होती है, उपयुक्त रहती है। ठीक है, पीएच भी क्या होता है, समान ही रहता है, 6 से 8 जो है पीएच के अंदर आप इसको आसानी से, जो 6 से 8 के मध्य का जो पीएच होगा उसमें जो है आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा मैंने पहले भी समझाया था आपको कि जो जल निकासी है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि खेत में पानी नहीं भरा रहेगा और फसलें गलेगी नहीं, वरना क्या होता है कि जब बारिश आती है तो खेत में अगर अच्छी जल निकासी नहीं होती तो पानी भरा रह जाता है। अगर पानी भरा रह जाएगा और टाइम से नहीं निकलेगा तो आपकी जो है फसलों की जड़ें भी गल जाएगी और फसलों को भी गला देगी, तो जो है वो नुकसानदायक हो जाएगा। इसीलिए आपके खेत, हर प्रकार की फसल के जो खेत है उनके अंदर अच्छी जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। देखिए उन्नत किस्में कौन कौन सी होगी, RMG 62। ठीक है, तो इनको कैसे याद कर सकते हैं हम, RMG 62, उसके अलावा क्या होगा RMG 268, RMG 344। तो ये कितने हो गए, 3 किस्में तो ये हो गए आपकी। उसके अलावा K 851, गंगावन, पूसा बैशाखी आदि जो है आपकी क्या है, जो है मूंग है उसकी क्या है, किस्में है। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर बात करें बीज दर की, तो बीज दर देखिए क्या होगी, सामान्य व एकल फसल है तो कितना 15 से 20 kg पर हेक्टेयर हो गया, और मिश्रित फसल के लिए क्या होगा 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। यानी कि अगर हम मिश्रित फसल बोते हैं तो 8 से 10 पर्याप्त रहेगा आपके 1 हेक्टेयर के अंदर। लेकिन अगर आप एकल फसल या मतलब सिर्फ एक फसल लेते हो एक खेत के अंदर, तो फिर आपको कितना डालना पड़ेगा, 15 से 20 kg तो कम से कम आपको डालना ही पड़ेगा। देखिए बीज उपचार, बीज उपचार में क्या करेंगे स्टूडेंट, बुआई से पूर्व बीजों को जो है थायराम व कार्बेंडाजिम दवा 2 से 3 ग्राम दवा पर हेक्टेयर की दर से क्या करोगे, आप उपचारित करोगे। उसके बाद राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार करके बुआई के काम ले सकते हो। ठीक है, कार्बेंडाजिम दवा जो है आप बीज उपचार में काम ले सकते हो, या फिर थायराम जो दवा है उसको आप क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। ठीक है, और राइजोबियम कल्चर भी कर सकते हो आप। उसके अलावा देखिए बुआई का समय और विधि क्या होगी, ये भी देखिए सेम उसकी उड़द की तरह ही होगी कि जो मानसून वर्षा आधारित फसल होती है ये। ठीक है, तो वर्षा शुरू होते ही क्या करना चाहिए, इसकी मध्य जून से मध्य जुलाई में बुआई कर देनी चाहिए। ठीक है, कतारों में अगर बुआई करने पर क्या होगा आपका L/P कितना 30 से 70 सेंटीमीटर रखे, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी कितनी रहेगी 30 सेंटीमीटर रहेगी, और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रहेगी स्टूडेंट 70 रहेगी। ठीक है, बीज की गहराई 5 से 10 सेंटीमीटर रखेंगे, यानी कि डेप्थ कितनी रखेंगे 5 से 10 सेंटीमीटर जो है इसकी गहराई रखेंगे। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक। उर्वरक कितना देंगे, देखिए नाइट्रोजन 20 kg पर हेक्टेयर देंगे, फास्फोरस कितना देंगे 60 kg पर हेक्टेयर देंगे, और पोटेशियम कितना देंगे 30 kg पर हेक्टेयर देंगे। आप सोचेंगे नाइट्रोजन इतना कम क्यों देता है, क्योंकि दलहनी फसलें जो होती है वो नाइट्रोजन का क्या करती है, फिक्सेशन करती है, इसलिए जो है नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने पहले बताया था जो तो कि नाइट्रोजन सब में क्या था, ज़्यादा था, और अचानक से अब नाइट्रोजन इतना कम कर दिया। तो इसका कारण क्या है कि दलहनी फसलें जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है ना, इस वजह से जो है हम नाइट्रोजन कम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई में देखिए वर्षा आधारित फसल होने के कारण कम सिंचाई करनी चाहिए, और समय पर वर्षा न होने पर फूल आते समय या फल बनते समय सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। ये भी बिल्कुल उड़द की तरह ही है कि जो है सिंचाई, ये वर्षा आधारित फसल है इसलिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर फिर भी किसी कंडीशन में अगर बारिश नहीं हो रही है तो फूल और फल बनते समय आप क्या कर सकते हो, सिंचाई कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की। देखिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद क्या करें, हम निराई गुड़ाई करनी चाहिए। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण हेतु जो है खेत तैयार करते समय किस टाइम देंगे, हम खेत तैयार, जब हम खेत की तैयारी करते हैं है ना, बीजों को हमको बीज डालने से उस टाइम पे जो है इसके अंदर क्या करें, हम बुआई से पूर्व पेंडामेथिलीन, या तो कौन सी दवा पेंडामेथिलीन 3 लीटर, या एलाक्लोर जो है उसको लासो दवा भी बोलते हैं 2 लीटर को जो है आप क्या करोगे 500 लीटर पानी में मिला करके, और बोने के बाद व अंकुरण से जो है पहले, ठीक है, मतलब बीज डालने के बाद जो है आप उसके अंदर जो है छिड़काव कर सकते हो, भूमि में मिला सकते हो। ठीक है, भूमि में मिलाकर जो है इस दवा का हम प्रयोग करेंगे।
अब अगर बात करें कीटों के बारे में, तो कीट कौन सा होगा? सफ़ेद मक्खी कीट पहला। इस कीट की रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हो? यूज़ मोनोक्रोटोफॉस, ठीक है, मोनोक्रोटोफॉस 36 WEC या मिथाइल डायमेटोन 25 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे, ठीक है। सफ़ेद मक्खी के लिए काहे का जो है इस कीट की रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हो? मोनोक्रोटोफॉस दवा का जो है प्रयोग कर सकते हो। उसी की तरह जो है फली छेदक कीट है, ये भी सेम इसी तरीके से होगा, मोनोक्रोटोफॉस से इसका नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होते हैं कीट कंप्लीट। अब देखिए रोग देखिए स्टूडेंट, पीत छिला मोजेक रोग। पीत छिला मोजेक रोग में देखिए स्टूडेंट, इस रोग का प्रसार किसके द्वारा होता है? सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है, ठीक है। सफ़ेद मक्खी जो है इसका प्रसार करती है, मतलब इसको फैलाती है, ठीक है। इसकी रोकथाम करने के लिए मिथाइल डायमेटोन, कौन सी दवा? मिथाइल डायमेटोन 0.25% की जो है मात्रा वो घोल बना करके आप क्या कर सकते हो? छिड़काव कर सकते हो। तो इस कीट से जो है आपको मतलब इस कीट के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। अगला है आपका पत्ती धब्बा रोग, ठीक है। पत्ती धब्बा रोग में क्या करेंगे? इसकी रोकथाम करने के लिए आप बीजों को जो है उपचारित बीजों का उपयोग करेंगे, साथ ही मैनकोजेब दवा 2 किलो पर हेक्टेयर मात्रा काम में ले सकते हैं। तो आपका जो पत्ती धब्बा रोग है उसका नियंत्रण आप इस तरीके से कर सकते हो, मैनकोजेब दवा का यूज करके। अगला देखिए धब्बा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू और चूर्णी फफूंद, तीनों नाम है इसके, ठीक है। तो इस रोग के कारण पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर के धब्बे बन जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं पाउडर जैसे, ठीक है। पाउडर जैसा धब्बा इनकी पत्तियों पर आ जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए आप केराथियान दवा 1 लीटर मात्रा 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर पर हेक्टेयर की दर से आप क्या कर सकते हो? छिड़काव कर सकते हो। तो आपका जो ये इस रोग से आप क्या कर सकते हो? नियंत्रण कर सकते हो इस रोग का, ठीक है स्टूडेंट। ये बात हो गई धब्बा रोग की, ठीक है। अब बात करें अगर इसकी उपज की, प्रोडक्शन यील्ड कितनी मिलेगी हमको? 4 से 5 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है हमको इससे उपज मिलेगी, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहता है, अगर अकॉर्डिंग टू हमारे जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ, किसी प्रकार का जो है बारिश वगैरह या मतलब होता है ना कि मौसम परिवर्तन हो जाता है किसी प्रकार से, या कोई कीट इस तरीके से आकर के पूरे खेत को ख़राब कर दिया, या कभी जानवर अगर खेत में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में तो जो है आपका प्रोडक्शन गिर सकता है। लेकिन अगर सब कुछ सारी जो कंडीशन जो होती है वो सब कुछ ठीक रहता है, तो आप 1 हेक्टेयर से कितना प्राप्त कर सकते हो? 4 से 5 क्विंटल पर हेक्टेयर की दर से जो है आप उपज प्राप्त कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात हो गई कहीं की मूंग के बारे में। हमने दलहनी फसलों के अंदर उड़द पढ़ लिया और मूंग पढ़ लिया। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मोट के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली दाल के साथ में, ठीक है स्टूडेंट। इनका नोट्स बना करके जो है आप लिखते रहिए और याद करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।